हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू स्टोरी। सो गाइस, एक न्यू स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। सो गाइस, असल में ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसमें बेसिकली हमें ये दिखाया जाता है कि ह्यूमन रेस के जितने भी पावरफुल बंदे होते हैं उनमें से 7 क्लैन कंबाइन होकर एक पिल बना लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन ये न्यूज बहुत जल्द ही डिफरेंट जगहों पर फैल जाती है और फिर इस पिल को पाने के लिए डिफरेंट जगहों से लोग आ जाते हैं और हमें दिखाते हैं कि ये पिल असल में एक ऑर्डिनरी बंदे को मिल जाती है जो कि एक एकेडमी का डिसिपल होता है। लेकिन सारे लोग उससे बहुत सारा काम भी करवाते हैं और साथ ही साथ उसको बहुत मारते भी है। ये पिल जब उसको मिल जाती है और उसकी बॉडी में चली जाती है तो अब इससे उसकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टोरी आप बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इसकी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक नरेटर वॉइस बताती है कि शिनजो कॉन्टिनेंट पर ह्यूमन हुक्मरानी करते थे और यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब पर रूल ह्यूमंस ही करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये ह्यूमंस कमजोर होना स्टार्ट हो गए और जैसे ही वो कमजोर होते गए यहाँ के एलियंस ने इसका फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया और ह्यूमंस पर अटैक कर दिया और ह्यूमंस और एलियन के दरमियान एक वार सी छिड़ गई। अब ये वार इतनी लंबी हो गई कि 100 इयर्स तक कंटिन्यू रही। इस वार में ह्यूमन एलियन से नहीं जीत पा रहे थे और इसी के साथ नरेटर वॉइस हमें बताती है कि ह्यूमन के 7 सेजेस ने अपने ब्लड लाइन को कंबाइन किया और एक ऐसा होली पिल बनाया जो कि बहुत ही पावरफुल था और ये होली पिल उन्होंने एक एंशिएंट सेंट को दे दी। अब ये न्यूज इतनी तेजी से फैल गई कि नॉर्थ सी डीमन क्लैन के डीमन लॉर्ड को भी ये मालूम पड़ गया और इसी के साथ वो डीमन लॉर्ड इस पावरफुल पिल को पाने के लिए इस सेंट के पास आ जाता है। अब वो इस सुपर सेंट पिल को पाने के लिए उस सेंट को भी मारना चाह रहा था और उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि ये पावरफुल पिल उससे मिल जाए। इसी के साथ पर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमें इस डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर इस एंशिएंट सेज से कहता है कि एंशिएंट सेज, ये पावरफुल पिल तुम मेरे हवाले कर दो। अगर ये सुपर होली पिल तुम मुझे नहीं देते तो तुम जिस जगह पर मौजूद हो इस एंशिएंट लैंड को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पर तो यहाँ पर ये सेज उससे कहता है कि डीमन लॉर्ड, यहाँ पर अब भी कुछ सेंट मौजूद है तो तुम यहाँ पर इतनी बदमाशी कैसे कर सकते हो और अपनी मनमानी कैसे कर सकते हो। जिस पर तो ये डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि अच्छा यहाँ पर एक सेंट मौजूद है तो फिर मैं उसको मार देता हूँ। इसी के साथ उसने एक ड्रैगन समन कर लिया था और उससे कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और इस डीमन लॉर्ड ने असल में यहाँ पर एक फायर ड्रैगन को समन कर लिया था और इससे वो इस सेंट पर अटैक कर देता है। लेकिन ये सेंट भी कुछ कम पावरफुल नहीं था, उसने बहुत इजीली इस ड्रैगन पर एक अटैक कर दिया था जिसकी वजह से डिफरेंट डायरेक्शन से इस ड्रैगन पर अटैक होता है और आखिर में ये ड्रैगन खत्म हो जाता है। ये देखते हुए अब जैसे ही ये डीमन लॉर्ड ये देखता है बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ उसने अपने एक फायर थंडर अटैक को रेडी कर लिया था। लेकिन इस सेंट ने नेवर फॉलिंग स्टार टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से वो इस डीमन लॉर्ड को बहुत इजीली हरा देता है और फिर आखिर में उससे कहता है कि तुम हार चुके हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। साथ ही साथ ये सेंट उसे ये भी कह देता है कि डीमंस को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है एंशिएंट लैंड में आने की, तो तुम यहाँ से चले जाओ, आइंदा कभी भी मत आना। लेकिन यहाँ पर ये डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि मैं अब तो जा रहा हूँ लेकिन 3 साल बाद मैं वापस आऊंगा। और ये डीमन लॉर्ड थोड़ा सा जख्मी भी हो गया था और इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही डीमन लॉर्ड यहाँ से चला जाता है हमें इस सेंट को दिखाता है कि ये सेंट भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है और उसके मुंह से तो ब्लड भी निकल रहा है। इसी टाइम पर वो कहता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम रह चुका है और इस टाइम पर मेरी किस्मत भी बहुत खराब है, मैं 3000 मार्शल आर्ट तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा। और इसी के साथ वो फर्दर कहता है लेकिन 3 साल बाद तो ये डीमन लॉर्ड फिर से अटैक करने वाला है, तो मतलब ये है कि ह्यूमन रेस बहुत ही ज्यादा खतरे में है, मैं जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मेरे पास ये जो पिल है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस पिल में 7 ब्लड लाइन की पावर्स मौजूद है, तो ये बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड पर्सन होगा जिसको ये पिल मिलेगी। और इस टाइम पर वो अपने गॉड से हेल्प मांगता है और इस पिल को ह्यूमन रियलम में फेंक देता है। नीचे हमें एक बंदे का सीन दिखाते हैं जो कि असल में एक डिसेबल होता है, वो इस टाइम पर सफाई कर रहा था। इस टाइम पर ये डिसेबल सफाई करते हुए कहता है कि इतने दिनों से बादल है, फाइनली अब सूरज निकल चुका है। लेकिन असल में तो ये पिल इसकी तरफ आ रही थी। अब जैसे ही ये पिल इसकी तरफ आती है इसके साथ टकरा जाती है। जैसे ही ये डिसेबल इस पिल को उठाता है बहुत हैरानी से इसकी तरफ देखते हुए कहता है कि इसकी स्मेल तो काफी अच्छी है, तो क्या मैं इसे खा सकता हूँ। क्योंकि इस टाइम पर ये डिसेबल बहुत ही ज्यादा भूखा तो उसके पेट से आवाजें भी आ रही थी और वो उसकी तरफ देख ही रहा होता है कि अचानक से ये पिल खुद ही उसके मुंह में चली जाती है। अब जैसे ही वो इस पिल को निगल लेता है उसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, उसकी आईज का कलर भी चेंज हो जाता है और इसके बॉडी से फायर निकलना स्टार्ट हो जाती है। इस डिसेबल का नाम हमें फेंग बताया जाता है और साथ ही साथ वो इस टाइम पर कहता है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और वो बहुत ही ज्यादा फैन में था। और इसी टाइम पर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ और डिसेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ डिसेबल सीनियर टियानियों को कांग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं। उससे कहते हैं कि आपको इतने फेमस एकेडमी में ट्रेनिंग करने का मौका मिला, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद दूसरा डिसेबल उस लड़की से भी कहता है कि आपको भी इस एकेडमी में ट्रेनिंग करने का मौका मिला है, तो आप दोनों तो पैदाइशी बिल्कुल जीनियस ही है। वापस से फेंग पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें दिखाते हैं कि उसके बॉडी से बहुत पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और बहुत ही पावरफुल फायर उसके बॉडी से निकल रही थी। उसके पास में मौजूद जो झाड़ू थी वो भी वहीं पर ही जल जाती है और फिर इसी टाइम पर टाइनी उसे नोट कर लेता है और उसके पास आते हुए उससे कहता है कि तुमने कल मार्शल आर्ट की एक सीक्रेट
टेक्निक सीखने की कोशिश की थी, तो इसीलिए तो ग्रेट एल्डर ने तुम्हें पनिशमेंट दी है कि तुम्हें इस टेम्पल के सारे फर्श को अब स्वीप करना होगा। और इसी टाइम पर वो उसे मारते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे बारे में अच्छे वर्ड्स कहते हो और तुम ये कहते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे स्ट्रेंथ के बेस पर मुझे प्रेस करते हो, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। और वहाँ से हटते हुए से कहता है कि चलो अब तुम ये कह दो कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और मैं नेचुरली पावरफुल हूँ। जिस पर तो फिंग उसे आंसर करता है कि अगर किसी के पास नेचुरल पावर होती है तो उसके पास ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो दूसरों को रिस्पेक्ट दे ले, लेकिन तुम्हारे पास ये एबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम दूसरों की रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करते। अब ये सुनकर तो यहाँ पर जियानियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इस टाइम पर वो फिंग से कुछ भी नहीं कहता, बल्कि उसके चमचे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर फिंग को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है और बहुत मारने पीटने के बाद उसको जमीन पर बिठा देते हैं। और इसी टाइम पर यहाँ पर जियानियो से कहता है कि तुम मेरे सामने झुको और मेरे सामने नील डाउन हो जाओ। और इसी टाइम पर जियानियो यहाँ पर किन फिंग की और भी बेइज्जती करते हुए कहता है कि ये तो हमारे वुजिंग कंट्री के सबसे माइटी जनरल का बेटा है, सिर्फ और सिर्फ एक लौता बेटा, और इसने सिर्फ और सिर्फ 5 साल की उम्र में ही अपने मार्शल वैन को अवेकन कर लिया है। और साथ ही साथ उसकी फैमिली से रिलेटेड बताते हैं कि इसके फादर ने असल में किंग के साथ गद्दारी की थी 10 साल पहले, और इससे पहले किन फैमिली को बहुत ही ज्यादा इज्जत वाली फैमिली माना जाता था, लेकिन इस गद्दारी के बाद इनके सारे फैमिली को मार दिया गया और किंग ने ऑर्डर दिया कि इसके फैमिली के सब मेंबर्स को मार दिया जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ किंग फिंग रह गया। और ये फिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि उस टाइम पर प्रिंसेस की सगाई थी, तो किंग ने फिंग को जिंदा छोड़ दिया। सेक्ट लीडर इसके सर पर हाथ न रखता तो ये अब तक जिंदा ना होता, क्योंकि ये एक गद्दार का बेटा है और लोग उसे कब के मार चुके होते। और इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि ये लड़की भी आगे आते हुए यहाँ पर फिंग से कहती है कि तुम तो एक गद्दार के बेटे हो। और इसी टाइम पर वो उससे कहती है कि तुम्हारा इस जियाओ सेक्ट में इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। और वो उससे कहती है कि तुम्हें शो ऑफ नहीं करना चाहिए था, तो मैं तुम्हें अपने फादर के बिहाफ पर सजा देती हूँ। और इसी टाइम पर वो यहाँ पर पिंग को मारने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाती, यहाँ पर पिंग भी उसे रोक लेता है और उसकी टांग को ही पकड़ लेता है, जिस पर तो ये लड़की उससे कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पिंग उसे आंसर करता है कि हमारे दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे तुम मुझसे फजूल में ही नफरत करो, मतलब कि तुम मुझे ऐसा ट्रीट क्यों कर रही हो, मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं है। और इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर जियानियो से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यिंग को इस तरह से टच करने की। वो उससे कहता है कि तुमने उसे हर्ट भी कर दिया और साथ ही साथ तुम अपने गंदे हाथ यहाँ से हटा दो। और इसी टाइम पर यहाँ पर पिंग को एक जोरदार मुक्का दे देता है, जिसकी वजह से तो पिंग बहुत ही ज्यादा दूर गिर जाता है। और इसी टाइम पर वो उससे कहता है कि क्यों ना तुम ऐसा करो कि अगर तुमने मेरे 3 पंचेस को विथस्टैंड कर लिया और अगर तुम मेरे 3 पंचेस को झेल पाए तो मतलब ये होगा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, और ये भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं ग्रेट एल्डर की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और इसके बाद से तो फिर मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैंने जैसे तुम्हें देखा ही नहीं है। इसी टाइम पर यहाँ पर यिंग भी कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा एल्डर ब्रदर किंग फिंग को तो बिल्कुल मार ही देगा और वो उसे जान से मार सकता है, और इसके बाद इसके 5 मेरिडियन तो डिस्ट्रॉय ही हो जाएंगे, मतलब ये है कि इसकी कल्टीवेशन खत्म हो जाएगी। जबकि यहाँ पर मौजूद दूसरे चेले कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पिंग हमारे ब्रदर का सिर्फ एक पंच भी नहीं झेल पाएगा। जबकि दूसरी साइड पर हमें किंग फिंग को दिखाते हैं, उसके पेट में फिर से बहुत ही ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ उसी फेल की वजह से हो रहा है। और तभी जियानियो भी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि ये मेरे एक पंच को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी के साथ वो पिंग पर अटैक करने के लिए चला गया था, लेकिन जैसे ही उस पर अटैक करता है हमें दिखाता है कि पिंग उसके पंच को रोकने की कोशिश करता है और इसी टाइम पर उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड आ जाती है। उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो गई थी और इसी वजह से यहाँ पर जियानियो बहुत ही दूर जाके गिर जाता है। ये सब देखते हुए तो यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या पिंग ने जियानियो को इतना दूर फेंक दिया, तो इसकी कल्टीवेशन तो किसी काम की ही नहीं थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया और यहाँ पर जियानियो इतना दूर कैसे गिर गया। जबकि इसी टाइम पर पिंग भी अपने मन में यही कह रहा होता है कि हाँ मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये अचानक से इतनी एनर्जी ज्यादा कैसे हो गई। और इसी के साथ जियानियो को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, वापस आते हुए पिंग को बहुत ही ज्यादा मारने पीटने लग गया था। और यहाँ पर पिंग से कहता है कि मुझे मारने के लिए तुमने आखिरकार किसके साथ डील किया हुआ है। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम हमें ये लिंगर बताया जाता है, और जैसे ही इस लड़की को यहाँ पर मौजूद ये दूसरे डिसिपल नोट करते हैं उसे रिस्पेक्ट दे देते हैं। ये लड़की आते साथ ही जियानियो से कहती है कि उसे जाने दो, तुम उसे बुली क्यों कर रहे हो। जिस टाइम पर तो जियानियो उससे कहता है कि मैं उसको बुली नहीं कर रहा, असल में इसने मुझे तंग किया है तो इसलिए मैं इसे सबक सिखा रहा हूँ। किसी भी ऐसे बंदे को सबक सिखाना तो बिल्कुल नॉर्मल ही बात है जो कि दूसरों को तंग करता हो। जिस टाइम पर तो यहाँ पर पिंक इस लड़की से कहता है कि नहीं मैंने इससे कुछ भी नहीं कहा, ये मुझे ऐसे फजूल में ही बुली कर रहा है। ली यिंग जियानियो से कहती है कि अभी के अभी और इसी टाइम पर इसको छोड़ दो। जिस पर अब जियानियो से कहता है कि तुम हर वक्त इसे प्रोटेक्ट क्यों करते रहते हो और तुम इसे क्यों बचाते रहते हो। साथ ही साथ वो उसे ये भी बता देता है कि एल्डर ने इसे सजा दी थी और उसको काम पे लगाया हुआ था कि ये जगह साफ करनी है, लेकिन ये बहुत लेजीनेस दिखा रहा था, इसीलिए मैं सिर्फ मनिश कर रहा हूँ। और ये बात यहाँ पर मौजूद हर किसी ने नोट कर ली है। साथ ही साथ वो यहाँ पर मौजूद इन दूसरे लोगों से कहता है कि कुछ तो कहो ना इससे रिलेटेड। और यहाँ पर ये और बंदे भी कहते हैं कि हाँ हमने नोट किया कि ये बहुत ही ज्यादा लेजी था। इस टाइम पर तो फिर ये लड़की इन सबसे कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मुझसे कुछ भी कहोगे और मैं इस सब का यकीन कर लूंगी। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं
आ रहा। जबकि दूसरे साइड पर पिंक भी उससे कहता है कि ये लोग मुझे ऐसे ही बुली कर रहे हैं, प्लीज सिस्टर मुझे बचा लो। लेकिन यहाँ पर मौजूद टियान्यू तो नहीं मानने वाला था और इसी टाइम पर यहाँ पर ये लड़की अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है। अब जैसे वो यहाँ पर गुस्सा होती है, यहाँ पर मौजूद ये दूसरे डिसेबल कहते हैं कि सीनियर सिस्टर गुस्सा हो गई है और यहाँ पर तो उसके टक्कर का कोई भी नहीं है। इसी टाइम पर तो वो सब लोग भाग जाते हैं। टियान्यू जैसे ही नोट करते हैं कि उसके सारे के सारे लोग तो यहाँ से भाग चुके हैं, उसके पास कोई चांस नहीं रहता और इसी टाइम पर यहाँ पर पिंक को दूर फेंक देता है। टियान्यू एक फायर बॉल अटैक उस पर कर देता है जो कि डायरेक्टली उसको हिट कर गया था और इसी टाइम पर यहाँ पर लिंगर को भी गुस्सा आ जाता है और वो एक स्लेश अटैक लगा देती है जो कि बिल्कुल टियान्यू के करीब से ही होके गुजर जाती है। और इसी टाइम पर वो उससे कहता है, लिंगर क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम अपने एक पेलो डिसेबल पर अटैक कर रही हो और मुझे मार रही हो। इस टाइम पर तो लिंगर उससे कहती है कि तुमने भी तो इस पर अटैक कर दिया और इसी टाइम पर वो अपने एक दूसरा अटैक रेडी कर लेती है और यहाँ पर टियान्यू की तरफ पॉइंट कर देती है, जिसकी वजह से टियान्यू बहुत ही ज्यादा दूर गिर जाता है। और तभी उसके पास वो लड़की आते हुए कहती है कि एल्डर ब्रदर क्या आप ठीक है? टियान्यू को तो बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन वो लिंगर को कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि लिंगर यहाँ पर उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो वो यहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि लिंगर मैं तुम्हारे साथ देख लूंगा और वो ऐसे चला जाता है। जबकि दूसरी साइड पर लिंगर पिंक के पास आते हुए उससे कहती है क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। साथ ही साथ वो उससे ये भी बता देता है कि इंजरीज जो तुम देख रही हो ये बहुत माइनर ही इंजरीज है, बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी। और तभी यहाँ पर लिंगर उसे एक पिल देते हुए उससे कहती है कि ये गोल्डन मेडिसिन है जो कि एल्डर ने मुझे दी है, अगर तुम इसे यूज करते हो तो इससे तुम्हारी ये इंजरीज और भी जल्दी ठीक हो जाएगी। और इसी टाइम पर यहाँ पर पिंक लिंगर को कांग्रेचुलेशन भी कहता है कि टियान दाओयान में तुम्हें एक जगह मिल गई है, प्लेस मिल चुकी है, तो इसके लिए कांग्रेचुलेशन। और इसी टाइम पर लिंगर उससे कहती है कि ये टियान्यू मुझे अच्छा बंदा नहीं लग रहा और उसका कैरेक्टर भी ठीक नहीं है, तो आइंदा से तुमने उससे बहुत फासले में रहना है और उसके करीब नहीं जाना। इसी के साथ फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि पिंक कहीं जा रहा होता है और इसी टाइम पर फिर से टियान्यू उसके सामने आ जाता है, साथ ही साथ उसके साथ अपने बंदे भी थे। तो पिंक उससे कहता है कि अच्छे कुत्ते दूसरे का रास्ता नहीं काटते, तो तुमने मेरा रास्ता क्यों काट लिया? इसी टाइम पर फिर तो टियान्यू उससे कहता है कि लिंगर तुम्हें सपोर्ट कर रही है और वो तुम्हारी हेल्प कर रही है, तो पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर उसे ऐसा क्या फेवर कर दिया है कि वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है? और असल में तो तुम एक लूजर हो, इसके बावजूद भी वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है। इसने तुमने जरूर से उसे कुछ ना कुछ तो फेवर दिया होगा, वरना वो फजूल में तुम जैसे लूजर की हेल्प क्यों करती हो, तुम्हें सपोर्ट क्यों करती? इसी टाइम पर तो पिंक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी टियान्यू उससे कहता है कि मैंने बिल्कुल ठीक बात कही है, मैंने एक बात कर दी और वो भी बहुत काम की है। और तभी यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि लिंगर को एक लूजर से कैसे प्यार हो सकता है? वो तुमसे कैसे प्यार कर सकती हो? तुम तो एक लूजर हो, तुमने जरूर से किसी न किसी शेमफुल तरीके का यूज किया होगा। और इसी टाइम पर तो यहाँ पर पिंक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और टियान्यू पिंक को और चिढ़ाने के लिए कहता है कि आफ्टर ऑल तुम एक गद्दार के बेटे हो। जबकि यहाँ पर मौजूद कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता कि इस फीस ऑफ ट्रेश के साथ कोई ना कोई स्किल भी होगा। पिंक को तो वैसे भी गुस्सा आया हुआ था और इसी के साथ फिर यहाँ पर टियान्यू पर अटैक के लिए चला जाता है, लेकिन टियान्यू तो बहुत इजीली उसके इस अटैक को अपने हाथ से ही रोक देता है। उसके साथ उससे कहता है कि तुम्हें गुस्सा आया हुआ है तो क्या इस टाइम पर तुम यंगर को बुला के लाओगी? वैसे भी इस टाइम पर तो वो यहाँ पर नहीं है, तो तुम किसको बुला के लाओगे? वो यहाँ पर नहीं आ सकती, तुम्हें नहीं बचा सकती, तो मतलब ये है कि तुमने यहाँ पर अब मार खानी होगी। साथ ही साथ वो उससे ये भी कह देता है कि तुम यही चाहते हो ना कि मुझे मार दो, तुम मुझे मारना चाहते हो तो चलो मारो। और इस टाइम पर जब विंग उस पर अटैक कर रहा था, यहाँ पर टियान्यू उसको बहुत ही ज्यादा इजीली डॉज कर रहा था और विंग अब तक एक भी पंच टियान्यू को नहीं दे पाया था। और फिर टियान्यू की अटैक से विंग बहुत ही ज्यादा दूर गिर जाता है और इसी के साथ उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारने की कोशिश तो कर रहे हो और तुम ये चाहते हो कि मुझे मार दो, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। जबकि दूसरी साइड पर हमें दिखाता है कि विंग टियान्यू के अटैक के बाद भी बहुत जल्दी उठ जाता है, जिस पर तो यहाँ पर मौजूद कुछ डिसेबल हैरान होते हुए कहते हैं कि इसने सीनियर ब्रदर की मार काट ली, इसके बावजूद भी ये उठ गया। और इसी टाइम पर यहाँ पर विंग टियान्यू से कहता है कि अगर आज मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो मतलब ये है कि तुमने मुझे फिर टियान दाओयान में जगह देनी होगी, जिस पर तो यहाँ पर टियान्यू से कहता है कि मतलब ये है कि तुम आज मरना चाहते हो। और इसी टाइम पर वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है। जिस टाइम पर वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है बिल्कुल इसी टाइम पर वो ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। और यहाँ पर मौजूद सब लोग कहते हैं कि सीनियर ब्रदर ने तो फाउंडेशन बिल्डिंग के 9 स्टेज का ब्रेक थ्रू कर लिया है। और इसी टाइम पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी रिलीज हो रहा था और इसी के साथ वो यहाँ पर फेंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो फेंग पर अटैक करता है फेंग बहुत इजीली टियान्यू को बहुत ही ज्यादा दूर गिरा देता है। तो यहाँ पर मौजूद सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जबकि दूसरी साइड पर टियान्यू को और भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो लगातार फेंग पर अटैक करता जाता है, लेकिन फेंग बहुत इजीली उसके सारे के सारे अटैक को डॉज कर रहा था, जिस पर तो टियान्यू पहले ही नर्वस था और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। और इस टाइम पर फिर टियान्यू यहाँ पर फेंग से बहुत ही ज्यादा मार खा रहा था, उसको बहुत ज्यादा पीटता है बहुत अच्छे से, जिस पर तो मौजूद यहाँ पर सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सीनियर ब्रदर ने तो इतनी ज्यादा मार खा ली, मतलब ये है कि फेंग ने फिजिकल कल्टीवेशन का रास्ता अपना लिया है और वो फिजिकल ट्रेनिंग करता है। जबकि यहाँ पर मुझे ये लड़की भी कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फिजिकल कल्टीवेशन वाला रास्ता अपना लेगा, क्योंकि इसके मेरिडियन खराब हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि ये फिजिकल ट्रेनिंग करेगा। यहाँ पर फिर फेंग भी कहते हैं कि मैंने इतनी हार्ड ट्रेनिंग की और मैंने फिजिकल ट्रेनिंग की है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका
चुका हूँ। मैं तुम्हारे बुलीनेस को इग्नोर कर रहा था, लेकिन तुम तो हद से बढ़ रहे थे और तुम मुझे हर टाइम बुली करते हो, हर टाइम बातें सुनाते रहते हो, मारते पीटते रहते हो। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। और इसी के साथ वो फर्दर कहता है कि मैं तो अपने कल्टीवेशन को छुपा रहा था, लेकिन मेरे हाथ तक तो ये सब ठीक था, मैं इसको छुपा सकता था, लेकिन बीच में तुमने फिर सीनियर सिस्टर लिंगर को ला दिया, जो कि तुमने बहुत ही गलत काम किया है। वो उससे कहता है कि तुम इतने इररिस्पेक्टेबल पर्सन हो और किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करती, अच्छी बात नहीं है। तो अगर तुम्हारी शादी टियान डाओयान में हो जाती है तो ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है ना, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा कि तुम वो पोजीशन मुझे दे दो। और इस टाइम पर फिंग ने टियानियो को नेक से पकड़ लिया था। तो जैसे कि मैंने बताया था, अब टियान डाओयान मेरा हो गया और इसी के साथ वो उसको नीचे फेंक देता है। इस टाइम पर तो यहाँ पर टियानियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ गया, तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि यहाँ पर फिंग शॉवर ले रहा था और इसी टाइम पर उसकी सिस्टर आ जाती है। उससे पूछते है कि तुम क्या कर रहे हो। वो उसे आंसर करता है कि मैं यहाँ पर शॉवर ले रहा हूँ और यहाँ पर उसकी सिस्टर उसके लिए फेवरेट फ्राइड चिकन लेके आई थी। जैसे ही फिंग को मालूम पड़ता है कि सिस्टर तो फ्राइड चिकन लेके आई है, बहुत खुश होते हुए कहता है कि ये तो मेरा फेवरेट है। और इसी टाइम पर ये बैठ जाते हैं। सिस्टर उससे पूछती है कि मैंने उसके बाद सुन लिया था कि टियानियो का तुम्हारे साथ बेम्बू फॉरेस्ट में सामना हुआ था और उसने तुम्हारा रास्ता रोक लिया था, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये न्यूज भी सुन ली कि उसने अपनी क्वालिफिकेशन गवा दी। इस पर तो फिंग उसे आंसर करता है कि हाँ, वो डिजर्व नहीं करता कि वो टियान डाओयान मेरा है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लोगों को बुली करता है, किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। इसी के साथ सिस्टर उससे दूसरा क्वेश्चन करती है कि तुमने फिजिकल ट्रेनिंग कब स्टार्ट की थी, मुझे तो इसके बारे में मालूम ही नहीं था। जिस पर फिंग उसे आंसर करता है कि मैंने 5 साल पहले ही ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली। अब सिस्टर उससे एक दूसरा क्वेश्चन करती है, क्या तुमने ये रिवेंज के लिए स्टार्ट की है। जिस पर तो फिंग आंसर करता है कि मेरे किन फैमिली के 130 मेंबर्स को ऐसे फजूल में ही मार दिया गया, तो मैं उनकी मौत को बिल्कुल भी फजूल में जाने नहीं दूंगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर ये भी कहता है कि अगर मुझे टियान डाओयान में एंट्री मिल जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने कल्टीवेशन को बहुत स्पीड के साथ बढ़ा पाऊंगा और मैं पावरफुल बन जाऊंगा, तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात होगी। इससे मैं अपने फैमिली मेंबर का आसानी से बदला ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी किन फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा बेइंसाफी की गई है। जिस पर यहाँ पर लिंगर उससे कहती है, लेकिन ये फिजिकल ट्रेनिंग वाला बात बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और इससे लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। साथ ही साथ इसमें पावरफुल होने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं और बहुत कम होते हैं। 10th लेवल फाउंडेशन इसकी लिमिट है और इससे आगे तो कोई बढ़ ही नहीं सकता। जिस पर तो फिंग अप उसे आंसर करता है, लेकिन बेकार रहने से तो ये अच्छा है कि मैं एक डिफिकल्ट रास्ते को अपना लूं और पावरफुल बन जाऊं। जिस पर अब लिंगर भी उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है जो कि फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से ही सेंट बन पाए हैं, तो हाँ, अगर वो लोग ये कर सकते हैं तो मतलब ये है कि तुम भी कुछ कर सकते हो। और ये काम ज्यादातर एंशिएंट टाइम में हुआ है, कुछ लोग फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से ही फिर सेंट बन पाए थे। इसी के साथ लिंगर उसे फर्दर कहती है, लेकिन अगर तुम गिव अप नहीं करते तो मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और मेरा बिलीफ है कि तुम ये सब कर पाओगे और ये सब अचीव भी कर लोगे। जिस पर यहाँ पर अब फिंग भी उसे आंसर करता है कि हाँ, मैं पावरफुल बनूंगा और जिन लोगों से भी मैं नफरत करता हूँ उस सबसे मैं अपना बदला लूंगा। और इस टाइम पर यहाँ पर लिंगर उसे फर्दर कहती है कि टियानियो को तो तुमने हरा दिया है, साथ ही उसने अपनी पोजीशन भी तुम्हें ऑफर कर दी है, लेकिन मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा डीड है, वो अपनी बात को मानने से इनकार करेगा। जिस पर तो फिंग उसे आंसर करता है कि नहीं, अपनी बात मनवाने का तरीका अब मुझे आता है और मैं उससे अपनी बात मनवा ही लूंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाता है कि अब फिंग कल्टीवेशन कर रहा है और साथ ही साथ ये भी सोच रहा है कि वो जो चीज भी थी जो कि मेरे बॉडी के अंदर चली गई है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी पावरफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ कि असल में ये चीज है क्या, वरना मैं तो अपने स्ट्रेंथ से टियानियो को हरा ही नहीं सकता। और इसी के साथ हमें दिखाते हैं कि उसके कॉन्शियसनेस में वही बंदा आ जाता है जिसने ये पिल ह्यूमन वेलम में गिराई थी, जिसको देखकर तो फिंग कहता है कि क्या एक ह्यूमन सेंट, ये तो एक ह्यूमन सेंट है। और तभी यहाँ पर ये ह्यूमन सेंट फिंग से पूछता है कि ताओ से रिलेटेड तुम क्या जानते हो। जिस पर तो फिंग बहुत हैरान होते हुए उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो। इस पर तो ये सेंट फिंग को बताता है कि इस दुनिया में हर चीज ताओ से मिलकर बनी है, तो अगर तुम इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं जानते तो मतलब ये है कि तुम 3000 ग्रेट टाउस में एंटर नहीं कर पाओगे। और असल में तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट लाइनेज है और इसके बगैर तो तुम ह्यूमैनिटी की हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिस पर तो फिंग बहुत हैरान होते हुए कहता है कि क्या ह्यूमैनिटी की हेल्प। पर तो सेना उसे आंसर करता है कि हाँ, ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए तुम्हें होंगमेन तक पहुंचना पड़ेगा। अब ये सारी की सारी बातें तो फिंग रिपीट करते हुए कहता है कि क्या, और वो बहुत हैरान हो गया था। इस पर ये सेंट उससे कहता है कि असल में तुम्हें चूज किया गया है और तुम तो चूजन वन हो और फ्यूचर में ह्यूमैनिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों में होगी और ह्यूमन रेस को तुमने ही बचाना होगा। ह्यूमन रेस को बचाने के लिए तुमने बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना होगा और पावरफुल बनने के लिए तुमने पेन बर्दाश्त करनी होगी। और इसी के साथ हमें दिखाता है कि बहुत सारे फ्लेम फिंग की बॉडी पर गिरना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर ये सेंट उससे कहता है कि इस सारे फ्लेम को तुमने एब्जॉर्ब करना होगा। और असल में ये फ्लेम्स फिंग की बॉडी में एब्जॉर्ब हो भी रही थी और उसे बहुत तकलीफ हो रही थी इससे। जिस टाइम पर ये सारी फ्लेम उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है उसी टाइम पर उसकी कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो जाती है और उसकी बॉडी पर डिफरेंट पैटर्न्स बन जाते हैं। और इसी के साथ वो उठते हुए एक टेबल के पास आ जाते हैं, उस पर अपनी एनर्जी का यूज करने लगता है, जिससे तो ये टेबल बिल्कुल राख बन चुकी थी। और इसी टाइम पर यहाँ पर
फिंग कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक रात फायर में गुजार ली और इससे तो मेरी फिजिकल कल्टीवेशन 7 लेवल से बढ़कर 10 लेवल तक पहुंच चुकी है। ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डिसेबल कल्टीवेशन कर रहे थे और कुछ डिसेबल तो ये भी डिस्कस कर रहे थे कि फिंग ने अपने लिए फिजिकल कल्टीवेशन का रास्ता चुन लिया है, जो कि असल में सबसे हार्ड कल्टीवेशन होती है। जिस पर तो यहाँ पर ये दूसरा बंदा उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि उसने सीनियर को भी हरा दिया और सीनियर ने उससे मार खा ली थी। जिस पर ये दूसरा डिसेबल उसे आंसर करता है कि हाँ, उस टाइम पर तो उसने उसे हरा दिया था, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर सीनियर ब्रदर गोल्डन एलेक्सर कोर तक पहुंच जाता है और अपने लिए गोल्डन एलेक्सर बना लेता है तो फिर वो फिंग को बहुत ही इजीली हरा सकता है, क्योंकि इससे हमारे सीनियर की पावर 100 टाइम बढ़ जाएगी और फिर वो उसे नहीं हरा पाएगा। मतलब कि वो फिंग हमारे सीनियर टियानियो का फिर सामना नहीं कर पाएगा। जिस पर वो दूसरा डिसेबल फिर से उसे आंसर करता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उसने तो बहुत सारी मार खा ही ली है। इस टाइम पर तो टियानियो सारी की सारी बातें सुन रहा था और कहता है कि मुझे ये सब सहना पड़ेगा और फिंग तुम मेरा इंतजार करना, मैं इसका बदला तुमसे जरूर ही लूंगा। साथ ही साथ वो अपने मन में ये भी कह देता है कि फिंग तुम मुझे कोई भी मौका मत प्रोवाइड करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस टाइम पर वो गुस्सा दिखा ही रहा था कि इसी टाइम पर दिखाते हैं कि फिंग भी यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर मौजूद सारे के सारे डिसेबल बहुत हैरान होते हुए कहते हैं कि फिंग तो पिछले 10 सालों से इस हाल में नहीं आया, तो अचानक से वो आज यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि वो तो हॉल में आता ही नहीं है। जिस पर वो दूसरा डिसेबल उसे आंसर करता है कि हाँ, मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पर हूँ और मैंने कभी भी इसको हॉल में एंटर होते हुए नहीं देखा। और ये बात सुनकर तो टियानियो भी बहुत ही ज्यादा हैरान था और कहता है कि क्या फिंग यहाँ पर आ चुका है। साथ ही साथ फिंग तो बहुत मजे से और बहुत स्टाइल से अंदर आ रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद कुछ और डिसेबल कहते हैं कि इसके 5 मेरिडियन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये तो ना प्रैक्टिस कर सकता है ना ही कल्टीवेशन कर सकता है। और इसी टाइम पर फिर तो टियानियो बहुत गुस्सा होते हुए यहाँ पर मौजूद सारे डिसेबल से कहता है कि मेन हॉल में शोर करना बिल्कुल भी अलो नहीं है। और इसी टाइम पर वो फिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उससे कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। जिस पर तो फिंग बहुत मजे से ही लिंगर के साथ आके बैठ जाता है। टियानियो उसके करीब आते उससे कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा, क्या तुमने नहीं सुना, तुम्हें यहाँ पर नहीं बैठना, तुम्हें इजाजत किसने दी है कि तुम यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर बैठ सकते हो। इस पर फिंग से आंसर करता है कि मैं भी इस सेक्ट का डिसेबल हूँ, तो तुम होते कौन हो मुझसे ये कहने वाले कि मैं कहाँ पर बैठ सकता हूँ, कहाँ पर जा सकता हूँ, कहाँ पर नहीं जा सकता। टियानियो उसे आंसर करता है क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ, साथ ही साथ तुम किसी काम के नहीं हो, बिल्कुल वेस्ट हो, तो तुम्हारा यहाँ पर आना बिल्कुल भी अलो नहीं है। जिस पर फिंग बिल्कुल उसे इग्नोर ही कर रहा था और इस टाइम पर टियानियो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर फिंग पर अटैक करने वाला था, लेकिन इससे पहले को फिंग पर अटैक कर पाता, फिंग तो बहुत इजीली टियानियो को बहुत दूर गिरा देता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पंच में। और ये सब देखकर तो यहाँ पर मौजूद सारे डिसेबल बहुत हैरान हो गए थे। और बिल्कुल इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि कुछ एल्डर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि इनकी लड़ाई को रुकवाते हुए कहते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। जिस पर तो फिर आगे बढ़ते हुए इनसे कहता है कि मैं फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ और यहाँ पर लाइब्रेरी से कुछ टेक्निक्स मुझे चाहिए है, लेकिन यहाँ पर टियानियो मुझे छोड़ ही नहीं रहा। इस पर तो एल्डर्स फिंग को इजाजत दे देते हैं कि हाँ, तुम लाइब्रेरी जा सकते हो। इस टाइम पर टियानियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और यहाँ पर फिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि फिंग तुम मेरा इंतजार करना, मुझे अगर एक भी अपॉर्चुनिटी मिल गई ना तो मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ एल्डर्स तो बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो गए थे कि इस डिसेबल को तो हमने फर्स्ट टाइम देखा है। और इसी के साथ फिंग को इजाजत मिल जाती है और वो लाइब्रेरी की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पर वो कहता है कि जियाओ सेक्ट एक लो सेक्ट है, तो इसमें इतने ज्यादा टेक्निक्स नहीं होंगे फिजिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड, और मुझे कुछ ऐसे खास टेक्निक नहीं मिलेंगे जिससे मैं अपनी फिजिकल कल्टीवेशन को एनहांस कर सकूं। लेकिन फिर भी मैं जहाँ पर जाने वाला हूँ वो जगह बहुत खामोश है, तो मैं वहाँ पर कल्टीवेशन कर सकता हूँ। और जैसे वो यहाँ पर आता है, डिफरेंट बुक्स को देखता है, तो कहता है कि बिल्कुल जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था और जैसे मैंने सोचा था, यहाँ पर फिजिकल कल्टीवेशन से रिलेटेड मुझे कोई भी बुक नहीं मिल रही। और फिर लास्ट में उसे एक बुक मिल जाती है जो कि उसकी इंटरेस्ट की थी, और ये एक ऐसी टेक्निक थी जो कि असल में फिंग को चाहिए थी। और वो कहता है कि ये तो बर्निंग फ्लेम एंड हिडन गोल्डन एलेक्सर की टेक्निक है, तो ये मुझे चाहिए है। इस टाइम पर उसे अपने कल्टीवेशन वाला सीन भी याद आता है और वो अपने मन में कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। और इसी के साथ फिर वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। अब जैसे ही इस टाइम पर वो कल्टीवेशन करता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट कर लेती है और वो अपने मन में कहता है मेरी एनर्जी डबल हो गई है और बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। और जैसे ही वो आंखें खोलता है, उसे दिखाई देता है कि यहाँ पर फिर से वो सेंट मौजूद है। जैसे ही वो सेंट को नोट करता है, वो उसको रिस्पेक्ट दे देता है। और इसी टाइम पर फिर उसने अपनी कल्टीवेशन अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लिया था। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कल सुबह का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमें हॉल का सीन ही दिखाया जाता है। बहुत सारे डिसेबल बैठे हुए थे, अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे। और तब यहाँ पर फिर से एक डिसेबल दूसरे से कहता है कि तुम्हारे ख्याल में क्या फिंग आज आएगा। जिस पर तो दूसरे से आंसर करता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ग्रेट एल्डर और सीनियर ब्रदर उसे पसंद नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं आएगा, वो इनसे डरता है, शायद से ना आ पाए। जिस पर तो पहले वाला डिसेबल उसे बताता है कि वैसे सीनियर ब्रदर ने फ्री में 2 बार बहुत ही ज्यादा मार खा ली है और इतनी मार खा ली है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो फिंग से कभी भी लड़ाई जीत नहीं पाएगा। और ये सारी बातें टियानियो यहाँ पर मौजूद सुन रहा था, उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। और इसी टाइम पर उनसे कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसे हरा नहीं सकता। बात असल में ये है कि मैं उसका सीनियर ब्रदर हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चांस तो उसे दे देना चाहिए। और इस टाइम पर लिंगर भी यहाँ पर मौजूद थी और जैसे वो ये बात सुनती है, यहाँ पर टियानियो से कहती है कि तुम तो इतने एरोगेंट हो, अपने आप को
छुपाने के लिए, अपने आप को कवर अप करने के लिए अब तुमने ये बात बता दी। और असल बात तो ये है कि अब तुम फेंग को हरा ही नहीं सकते। जिस पर तो टियान्यू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लिंगर से कहता है कि तुम क्या फजूल बकवास कर रही हो, जिस पर लिंगर उसे आंसर करती है कि हाँ यही सच बात है, तुम अपने आप को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो। टियान्यू को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो लिंगर पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लिंगर पर अटैक कर पाता हमें दिखाता है कि यहाँ पर फेंग आ जाता है और उसको रोक लेता है। और इसी टाइम पर तो टियान्यू को वैसे भी गुस्सा आया हुआ था, वो तो अपनी स्वॉर्ड ही निकाल लेता है। लेकिन फेंग यहाँ पर फिजिकल कल्टीवेशन करता है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो टियान्यू को बहुत दूर गिरा देता है और वो तो इंजर्ड भी हो गया, तो उसके मुंह से खून आना भी स्टार्ट हो गया था। इससे पहले कि फेंग यहाँ पर टियान्यू पर अपना एक फाइनल अटैक करता है, बिल्कुल इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर आ जाती है जो कि फेंग को रोक लेती है और फेंग पर एक अटैक भी कर लेती है, जिससे हमें दिखाता है कि फेंग थोड़ा सा दूर हट जाता है। यहाँ पर वो लड़की भी मौजूद थी जो टियान्यू के साथ थी। वो ये सब देखते हुए बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या फेंग ने एल्डर के इस अटैक को विथस्टैंड कर लिया है और वो अब भी खड़ा है। आखिरकार ये अपनी कल्टीवेशन को किस हद तक छुपा रहा है और ये कल्टीवेशन के किस लेवल पर है, क्या इसके 5 मेरिडियन को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया था। बिल्कुल इसी टाइम पर हमें दिखाता है कि एल्डर यहाँ पर फेंग से कहता है कि फेंग ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम इस सेक्ट के रूल्स को भूल चुके हो। टियान्यू यहाँ पर तुम्हारा सीनियर है और तुम अपने सीनियर पर अटैक नहीं कर सकते। तुम अपने सेक्ट के रूल्स को कैसे भूल सकते हो कि तुम अपने सीनियर पर कभी भी अटैक नहीं करोगे। जिस पर तो यहाँ पर अब फेंग भी उससे कहता है कि हर रोज तो ये मुझे बुली करता है और हर टाइम मुझे मारता रहता है। तो इस टाइम पर ये न्यूज आप तक नहीं पहुंचती और उस टाइम पर ये रूल्स नहीं होते सेक्ट के, और इस टाइम पर आपको सेक्ट के रूल्स याद आ गए हैं। और इसके अलावा ये सीनियर सिस्टर लिंगर पर अटैक करने वाला था, मैंने तो इसको रोक लिया है। तो क्या इस टाइम पर आपको सेक्ट के रूल्स याद नहीं आ रहे हैं। जिस पर तो एल्डर फेंग से कहती है कि तुम्हारे 5 मेरिडियन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो तुम्हें कोई भी हक नहीं है यहाँ पर हाल में आने का। और मैं नोट कर रही हूँ कि तुम आजकल इस हाल में बहुत ही ज्यादा आ रहे हो, तो तुम्हें इजाजत किसने दी है हाल में अंदर आने की। साथ ही साथ एल्डर फेंग से ये भी क्वेश्चन कर लेती है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर तो फेंग अब उसे आंसर करता है कि जाहिर सी बात है और क्लियर सी बात है कि मैं यहाँ से टियान्यू को हटाने के लिए आया हुआ हूँ और टियान डाओयान में मैं प्रैक्टिस करने के लिए जाऊंगा। मतलब ये है कि उस एकेडमी में मैं जाऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए। जिस पर तो यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये तो टियान्यू से उसकी पोजीशन ले रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है और टियान डाओयान में ये प्रैक्टिस करने के लिए जाएगा, तो ये कैसे हो सकता है। जबकि इसी टाइम पर टियान्यू फेंग से कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम हमारे याओ सेक्ट को बदनाम करना चाहते हो। जिस पर तो फेंग उसे आंसर करता है कि वो लड़ाई तुम्हें याद है ना जो हमने बैम्बू फॉरेस्ट में की थी, और उस लड़ाई से पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था और तुमने तो प्रॉमिस भी कर लिया था कि तुम टियान डाओयान में अपनी पोजीशन मुझे दे दोगे, तो तुम हार चुके हो, तो तुमने अब अपनी बात को कंप्लीट करना होगा। जिस पर तो यहाँ पर ये एल्डर आगे बढ़ते हुए कहती है कि नहीं, सारी बात सेटल हो चुकी है और हमने डिसेबल को भी सिलेक्ट कर लिया है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि टियान्यू और लिंगर ही टियान डाओयान जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जिस पर तो फेंग उसे आंसर करता है कि सीनियर मेरी एक रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट यही है कि मेरे और टियान्यू के दरमियान सारे एल्डर के सामने एक फाइट रख दी जाए, क्योंकि मैं सारे एल्डर्स के सामने इसके साथ कंपटीशन करना चाहता हूँ। जिस पर तो एल्डर नहीं मान रही थी, जबकि इसी टाइम पर भी एक दूसरा एल्डर आ जाता है और कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। मतलब ये है कि टियान्यू और फेंग के दरमियान फाइट हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद एल्डर से कहता है कि अगर टियान डाओयान को ये मालूम पड़ेगा कि हम स्ट्रॉन्गर डिसेबल को अपने सेक्ट में ही रख रहे हैं, तो फिर तुम पर ऑब्जेक्शन होगी। और साथ ही साथ मैंने भी इनके फाइट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो सुन ही लिया है और इससे मुझे मालूम पड़ा है कि फेंग ने 2-3 मरतबा टियान्यू को हरा दिया है, तो क्यों ना हम अपने आंखों से भी ये देख ले। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि फेंग पावरफुल है या नहीं और टियान्यू उससे क्यों हार रहा है। क्या सच में टियान्यू उससे हार रहा है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। तो टियान्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझ में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, मैं फेंग को बहुत इजीली हरा सकता हूँ। ये 2-3 मरतबा जो फेंग मुझसे जीता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जीत गया क्योंकि ये चीटिंग कर रहा था और ये धोखा दे रहा था सबको। इस टाइम पर तो टियान्यू कहता है कि अगर इस बार भी हमारे दरमियान कंपटीशन होती है और ये चीटिंग करता है तो फिर से ये जीत जाएगा। जिस पर तो अब यहाँ पर फेंग से आंसर करता है कि वैसे मैं तुम्हारे इस फजूल बकवास से बहुत तंग आ चुका हूँ और अगर तुम मुझसे नहीं जीत सके तो कम से कम झूठ तो मत बोलो और तुम्हें अच्छे और बुरे में तो कम से कम फर्क कर ही लेना चाहिए। जबकि इसी टाइम पर यहाँ पर मौजूद एक एल्डर कहता है कि वैसे भी मैं टियान डाओयान को अभी तक खबर नहीं की, तो 7 डेज रहते हैं फाइनल डिसीजन लेने में, उन तक ये खबर पहुंचाने में। तो इन 7 दिनों के अंदर टियान्यू और फेंग के दरमियान कंपटीशन होगी और फिर कोटा के बेस पर एक डिसेबल को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जबकि दूसरी साइड पर लिंकर यहाँ फेंग से कह दिया कि तुम तो एक फिजिकल कल्टीवेटर हो, तुम फाउंडेशन लेवल पर हो, जबकि दूसरी साइड पर टियान्यू इनविंसिबल फाउंडेशन लेवल पर है। मतलब ये है कि तुम दोनों का डिफरेंस तो बहुत ही ज्यादा है। और इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर वो दूसरी एल्डर अपने मन में कहती है कि टियान्यू अगर गोल्डन एलिक्सर तक पहुंच जाता है और अगर इन 7 दिनों में वो गोल्डन कोर रियलम तक पहुंच जाता है, तो मतलब ये है कि उसको हराना फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा फेंग के लिए। और अगर इसके बावजूद भी कि अगर फेंग परफेक्शन लेवल तक भी पहुंच जाए तो फिर वो टियान्यू को नहीं हरा सकता। और ये सब सोचते हुए बहुत होश हो रही थी। और इसी टाइम पर वो फेंग से कहती है कि फेंग तो बताओ क्या तुम्हें यह सब मंजूर है। और फेंग भी बहुत खुश होते हुए उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ये डील है और मुझे ये मंजूर है। जबकि और इसी के साथ फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाता है कि एल्डर यहाँ पर टियान्यू को एक पिल देते हुए उससे कहती है कि ये पिल तुम कार और कल्टीवेशन के लिए बैठ जाओ,
इससे तुम गोल्डन कॉर्न रियलम तक आज रात ही पहुंच जाओगे। और इसी के साथ हमें दिखाता है कि ये एल्डर यहाँ पर टियानी की हेल्प भी कर रही थी कल्टीवेशन में, जबकि दूसरी साइड पर हमें फिंग को दिखाया जाता है जो कि अकेले ही कल्टीवेशन कर रहा था और बहुत पेन को बर्दाश्त कर रहा था। साथ ही साथ हमें लिंगर भी दिखाई जाती है कि वो भी इस टाइम पर कल्टीवेशन कर रही है और फिंग के आसपास तो कुछ बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लो कर रही थी, जबकि बाहर मौजूद कुछ डिसेबल उसी जगह की तरफ देख रहे थे जहाँ पर ये सब लोग कल्टीवेशन कर रहे थे। और तभी हमें दिखाता है कि यहाँ पर बादलों से कुछ एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर कुछ थंडर एनर्जी भी फ्लो कर रही थी। यहाँ पर मौजूद ये डिसेबल तो बहुत खुश होते हुए कहते हैं कि सीनियर ब्रदर को तो गोल्डन एलिक्सर मिल चुकी है और ये देखो टेंपल की तरफ से उसे ब्लेसिंग भी मिल गई है। जबकि दूसरी साइड पर हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश होते हुए कहता है कि 100 साल के बाद ऐसा हुआ है कि जियाओ सेक्ट से एक डिसेबल को सिलेक्ट कर दिया गया है, उसे गोल्डन एलिक्सर मिल चुकी है और उसको होली टेंपल की तरफ से अप्रूवल भी मिल चुकी है। जबकि दूसरी साइड पर हमें टियानियों को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये एल्डर बाहर की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या किसी को ब्लेसिंग मिल गई और इसी टाइम पर वो उठते हुए कहती है कि होली टेंपल ने किसी को फेवर किया हुआ है और जैसे ही वो बाहर देखती है खुश होते हुए कहती है कि ये लिंगर हो सकती है। जबकि दूसरी साइड पर टियानी उड़ते हुए यहाँ पर इस एल्डर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ब्लेसिंग मिल चुकी है, जिस पर तो एल्डर से आंसर करती है कि हाँ हाँ तुम्हें भी मिल चुकी है, लेकिन असल में उसे तो कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिली थी और ना ही होली टेंपल की तरफ से उसे फेवर किया गया था। इस पर तो टियानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमें एक बंदी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर ये सब लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे और इसी टाइम पर ये लड़की बहुत गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों ने अभी तक उस डिसेबल को सिलेक्ट ही नहीं किया जो कि मेरे टियान दाओयान में प्रैक्टिस करने के लिए आएगा। जिस पर तो यहाँ पर ये एल्डर उससे कहते हैं कि असल में हमारे पास 2 डिसेबल हैं जो कि इक्वली स्ट्रेंथ के हैं और इक्वली स्ट्रॉन्ग है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि उन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगी और वो भी आपके सामने, तो जो जीत जाएगा फिर वो टियान दाओयान में प्रैक्टिस के लिए जाएगा। तो आप इस कंपटीशन को देखकर इस कंपटीशन को एंजॉय करें। और इसी के साथ फिर हमें दिखाता है कि ये कंपटीशन स्टार्ट भी हो जाती है। हमें दिखाता है कि टियानो तो यहाँ पर आ चुका है और बहुत खुश होते हुए कहता है कि मैं बहुत जल्दी फिंग को हरा दूंगा, जबकि यहाँ पर मौजूद सारे के सारे ऑडियंस बिल्कुल उसी को ही सपोर्ट कर रहे हैं तो कहते हैं कि हाँ टियानो बहुत जल्दी फिंग को हरा देगा, कि फिंग तो किसी काम का नहीं है, वो तो बिल्कुल ट्रेश ही है। और इसी टाइम पर हमें दिखाता है कि फिंग भी आ जाता है और फिर वो टियानो से कहता है कि बहुत जल्द ही मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, जबकि टियानो भी उससे कहता है कि तुम मरने के लिए खुद ही आ गए हो। और इस टाइम पर हमें दिखाता है कि टियानो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए फिंग पर अटैक के लिए चला जाता है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो यही थी कि फिंग जैसे ही यहाँ पर टियानो पर अटैक करता है उसको सिर्फ और सिर्फ एक मूव में ही हरा देता है, उसको वहीं पर ही गिरा देता है। और ये सब देखकर तो यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे बिल्कुल ही हैरान हो चुके थे, साथ ही साथ एल्डर भी बहुत ही हैरान हो गए थे। इसने सिर्फ एक मूव में ही उसे हरा दिया और उसका काम खत्म कर दिया, आखिरकार कैसे पॉसिबल हो सकता है। जबकि इसी टाइम पर फिंग कहता है कि टियान दाओयान में प्रैक्टिस करने की जगह सिर्फ और सिर्फ मेरी है और वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मैं जाऊंगा। जबकि दूसरी साइड पर हमें इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्सा होते हुए कहती है कि नहीं तुम टियान दाओयान में प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो, तुम वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल भी नहीं जाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर फर्दर कहती है कि ये कोटा टियानो का ही है, जिस पर तो फिंग आप उसे आंसर करता है कि तुम रिग्रेटेड फील कर रही हो कि तुमने हमारी कंपटीशन क्यों करवा दी। तो एल्डर भी अब उससे कहती है कि अगर मैं रिग्रेटेड फील कर भी रही हूँ तो इससे तुम्हें क्या। साथ ही साथ वो उसे ये भी बता देती है कि टियानो ने गोल्डन एलिक्सर स्टेज का ब्रेक थ्रू कर लिया है, जबकि तुम्हारे मार्शल आर्ट तो ब्रोकन है, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ पीस ऑफ ट्रेश हो, तो तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर रहे हो। इस एल्डर की इस बात पर तो अब फिंग उसे आंसर करता है कि कुछ तो शर्म करो। अब ये बात सुनकर तो ये ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर फिंग पर अटैक करते हुए कहती है कि जो शख्स भी ग्रेट एल्डर की बेइज्जती करेगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो इस पर अटैक कर पाती है हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक सेक्ट लीडर आ जाता है जो कि जैसे ही यहाँ पर आता है कहता है कि ये शोर कैसी है, जिस पर तो यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे वो जल्दी से खड़े हो गए तो उसको रिस्पेक्ट देने लग गए थे। और इसी टाइम पर ये सेक्ट मास्टर यहाँ पर इस ग्रेट एल्डर से कहता है कि क्या हुआ है ग्रेट एल्डर। साथ ही साथ ये ग्रेट एल्डर तो यहाँ पर अपने मन में कहती है कि सेक्ट मास्टर तो कल्जन में तो अचानक से बाहर कैसे आ गए। और इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा एल्डर सेक्ट मास्टर के सामने आते हुए उससे कहता है कि यून टियानो सेक्ट लीडर और ग्रेट एल्डर का डायरेक्ट डिसेबल है, लेकिन वो जितना पावरफुल है उतना ही पावर किन फिंग भी है। और टियान दाओयान में जो सीट्स है वो बिल्कुल लिमिटेड है, वहाँ पर लिमिटेड लोगों की प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं। तो हमने इन दोनों के दरमियान कंपटीशन फिक्स करवा ली कि जो शख्स जीत जाएगा उसको टियान दाओयान में प्रैक्टिस के लिए भेज दिया जाएगा। तो अब टियानो हार चुका है, फिंग ने उसे बिल्कुल एक मूव में ही हरा दिया है, लेकिन अब ये एल्डर ये मानने के लिए तैयार नहीं है, जिस वक्त यहाँ पर सेक्ट मास्टर उससे कहता है कि तुमने अपने हार को एक्सेप्ट करना होगा। और इसी के साथ अब ये सेक्ट एल्डर यहाँ पर फिंग से कहता है कि टियान दाओ एकेडमी में ट्रेनिंग करने की इजाजत तुम्हें मिलती है और ये प्लेस तुमने सिक्योर कर ली है, जिस पर तो फिंग अब उसका थैंक्स करता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि जियाओ सेक्ट से जितने भी डिसेबल को सिलेक्ट कर लिया गया है इस एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए वो सब यहाँ पर इस लड़की के साथ जा रहे थे, जिसमें तो एक लिंगर थी, दूसरा फिंग था, साथ ही साथ वो वाली लड़की भी थी जो कि फिंग को बुली कर रही थी। और वो यहाँ पर बहुत तकते हुए कहती है कि हमें कोई लेने के लिए क्यों नहीं आता। असेंशियल रियलम से अगर कोई पावरफुल बंदा हमें लेने के लिए आ जाए तो वो हमें प्ले करके यहाँ
यहाँ से ले जाएगा, क्योंकि आधा दिन तो गुजर चुका है, हम यहीं पर ही चलते जा रहे हैं। जिस पर तो पिंक उसे आंसर करता है कि वहाँ तक पहुँचने का सफर तो 3 दिन और 3 रातें हैं, तो तुम ये कैसे तय कर पाओगी। जिस पर तो अब ये लड़की बहुत गुस्सा होती है, यहाँ पर पिंक से कहती है कि ये मत सोचना कि तुम जियाओ या उस सेक्ट से बाहर आ गए हो तो तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। अब जैसे ही पिंक उसकी तरफ देखता है, ये लड़की बहुत डर जाती है। तभी पिंक उसे आंसर करता है कि तुम ये मत सोचना कि तुम क्लैन लीडर की बेटी हो, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। बिल्कुल बात वही है, तुम जियाओ या उस सेक्ट से बाहर आ गई हो तो मतलब ये है कि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं एक पल में ही तुम्हें सबक सिखा सकता हूँ। इस पर तो मौजूद यहाँ पर ये लड़की इससे कहती है कि मेरे सामने बहस करना बंद कर दो, और वो उससे ये भी कह देती है कि असल में एसेंशियल रियलम से एक सीनियर ब्रदर हमें लेने के लिए आ रहा था, लेकिन अब उसे एक इम्पोर्टेंट काम मिल गया है जिसकी वजह से वो थोड़ा लेट हो गया है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बता देती है कि मेरे सामने तुम ये फजूल बकवास ना करो, अगर तुम लोग एक दूसरे से नफरत करते हो तो मेरे सामने तुम लोग ऐसा कुछ भी शो नहीं करोगे। जिस पर तो पिंक अब उसे आंसर करता है कि मैं समझ गया सीनियर सिस्टर, और इसी के साथ ये लड़की उसे बताती है कि मेरा नाम चू जिंगवान है। जिस पर तो ये सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या चू जिंगवान। साथ ही साथ पिंक अब उससे कहता है कि तुम 10,000 सेंट एम्पायर से हो ना, और तुमने 5 साल की उम्र में ही 5 मेरिडियन का वेक कर लिया था। साथ ही साथ 8 साल की उम्र में तुमने गोल्डन एलिक्सिर बना लिया था, और तुम ही वो जीनियस सेंट हो जो कि दरमा के ग्रेट परफेक्शन लेवल तक पहुंच चुका है, और तुमने इस स्टेज को अचीव कर लिया है, तो हम डायरेक्टली टेंपल क्यों नहीं जाते। साथ ही साथ वो उससे ये भी क्वेश्चन कर रहा था कि तुम टियान डावियान में क्या कर रही हो। जिस पर तो ये लड़की अब उससे आंसर करती है कि ये जीनियस वाला वर्ड तो लोग किसी को भी दे सकते हैं, और इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं इन पर अटैक करने के लिए, जिसे पिंक नोट कर लेता है। और असल में ये सारे के सारे लोग पिंक को मारने के लिए ही आए हुए हैं, और यहाँ पर पिंक की तरफ देखते हुए कहते हैं कि यही वो बंदा है जिसे सेलेक्ट कर लिया गया, तो हमने इसे मारना है। जिस पर हमें दिखाते हैं कि जैसे ये लोग यहाँ पर पिंक पर अटैक करने के लिए आते हैं, वो दूसरी लड़की उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, और इसी टाइम पर जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, हमें दिखाता है कि एक दूसरा बंदा यहाँ पर पिंक पर अटैक करने के लिए आ रहा है, लेकिन लिंगर ने उसे बचा लिया है। जिस पर तो इस बंदे को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम जो डांस स्टेज पर हो इतने नारे दिखा रही हो, और इसी के साथ उसने उस पर अटैक कर लिया था, जिसकी वजह से तो लिंगर बहुत ही ज्यादा दूर गिरने वाली थी, लेकिन ठीक टाइम पर भी पिंक उसे बचा लेता है। और इस टाइम पर लिंगर उससे कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने आप को बचा सकती हूँ, तो तुम फोकस करो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। इसी टाइम पर हमें दिखाता है कि पिंक यहाँ पर इस बंदे से कहता है कि तुमने सीनियर सिस्टर को हर्ट करने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तो ये बंदा उससे कहता है अच्छा तो अब चींटियां भी बातें करने लग गई है। साथ ही साथ वो पिंक से ये भी कह देता है कि तुम तो एक गद्दार के बेटे हो, तुम आखिरकार रेजिस्टेंस कैसे शो कर सकते हो। और इसी टाइम पर वो यहाँ पर पिंक पर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन पिंक ने भी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था, और ये बंदा पिंक पर अटैक करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से किंग को तुम्हें नहीं जाने देना चाहिए था और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वो पिंक पर अटैक करने के लिए आता है, पिंक तो बहुत पावरफुल बन चुका है, वो इस बंदे को बहुत दूर हटा देता है। साथ ही साथ वो उससे ये भी कह देता है कि तुम हमारे जर्नी को लेट कर रहे हो, और इसी के साथ ये बंदा फिर से पिंक पर अटैक करने के लिए आ गया था। पिंक तो उसे बहुत अच्छे से मारते हुए बहुत दूर हटा देता है। साथ ही साथ उससे ये भी कहता है कि मैं मूजी पैलेस में बहुत जल्दी आऊंगा, और मेरे किंग फैमिली के 130 मेंबर्स को ऐसे फजूल में ही मार दिया गया है, तो मैं उनकी मौत का बदला भी लूंगा। और इसी टाइम पर वो इस बंदे को मार देता है, और जैसे ही आगे बढ़ता है हमें दिखाते हैं कि वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ पर ये दूसरा बंदा अब पिंक पर अटैक के लिए जा रहा था, लेकिन चू जिंगवान उसे सिर्फ एक स्ट्राइक में ही खत्म कर देती है, उसे जान से मार देती है और कहती है कि बस बहुत हो चुका। थोड़ा टाइम बाद पर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर पिंक को होश आ जाता है, और लिंगर तो उससे कहती है कि तुम्हें होश आ गया। साथ ही साथ वो उससे ये भी पूछती है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो। जिस पर तो पिंक उसे आंसर करता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हम क्यों रुके हुए हैं, हम जा क्यों नहीं रहे। जिस पर तो ये दूसरी लड़की उससे कहती है कि ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है, हम ऑलरेडी इतने लेट थे और तुम्हारी वजह से अब और भी लेट हो गए हैं। इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि चू जिंगवान उससे कहती है कि अब तुम जा चुके हो तो क्यों ना हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर ले। और तभी यहाँ पर एक दूसरा बंदा आ जाता है, जिस पर तो चू जिंगवान कहती है कि हाँ सीनियर आ गया है जो कि हमें यहाँ से फ्लाई करके ले जाएगा। और हमें दिखाते हैं कि ये बंदा आते हुए यहाँ पर चू जिंगवान से कहता है कि साउदर्न रीजन में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया, उस सिचुएशन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो रहा है, तो तुमने वहाँ पर जाना होगा, हमें उस मॉन्स्टर को मारना है। जिस पर तो वो उससे कहती है कि हाँ ठीक है मैं वहाँ पर पहले चली जाती हूँ, लेकिन हमने इनडिसेबल को टियान डाओयान पहुंच जाना होगा। जिस पर वो उससे कहता है कि ठीक है ये काम मेरा है। और इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि चू जिंगवान एक तिलिस्मान का यूज कर लेती है, जो कि असल में एक टेलीपोर्टेशन तिलिस्मान था, जिसे देखकर तो पिंक बहुत हैरान हो जाता है, अपने मन में कहता है कि इसके पास टेलीपोर्टेशन तिलिस्मान था लेकिन ये इसका यूज नहीं कर रही थी। और इसी के साथ फिर हमें दिखाते हैं कि ये दूसरा सीनियर इनको फ्लाई करते हुए यहाँ से लेके जा रहा था। साथ ही साथ जैसे ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं, ये सीनियर उससे कहता है कि तुम लोगों ने अब नीचे जाना होगा और फिर तुम लोग पर्सन इंचार्ज से मिल लो, और यहाँ से नीचे जाने का काम अब तुम रहा रही है। मतलब ये है कि ये सीनियर इनको नीचे फेंकने वाला है। और इसी के साथ हमें दिखाता है कि ये सब नीचे गिरना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर नीचे एक लड़की लेटी हुई थी, और हमें दिखाते हैं कि पिंक तो बिल्कुल उसके ऊपर ही गिर रहा है, लेकिन ये लड़की प्रोटेक्टिव शील्ड से अपने आप को बचा लेती है। और तभी यहाँ पर पिंक उससे सॉरी करते हुए कहता है कि सॉरी मुझे माफ कर दो, लेकिन ये लड़की तो उसे बहुत दूर ही हटा देती है और उससे कहती है कि बदतमीज ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर पिंक उसे आंसर करता है अपने आप को एक
एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैं तो आसमान से गिरा हूँ, तो मैंने खुद जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि मैं मिस्टेकनली यहाँ पर आ गया हूँ। तो हो सकता है कि हमारी डेस्टिनी में था इस तरह से मिलना। तो ये लड़की मुझसे कहती है कि तुम प्रिंसेस के साथ किस टाइम से बातें कर रहे हो, तुम कितने बदतमीज हो, तुम जरूर से कुछ बैड इंटेंशन से आए हो, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारे इस दिन के लिए तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर पिंक ये बात सुनता है कहता है कि क्या तुम किंग की बेटी हो, और इसी टाइम पर वो उसकी तरफ घूरने लग गया था। तो ये प्रिंसेस बहुत डर जाती है और इसी टाइम पर हमें दिखाता है कि यहाँ पर एक दूसरी लड़की भी आ जाती है जो कि प्रिंसेस ये से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा लेजी हो और तुम बहुत लेजीनेस शो कर रही हो। इसी टाइम पर ये प्रिंसेस यहाँ पर पिंक से कहती है कि इसके सामने तुम कुछ भी मत कहना, क्योंकि अगर तुम कुछ कहते हो तो ये तुम्हें जान से ही मार देगी। और वो उससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन देते हुए कहती है कि इसका नाम चिंग है और ये मेरी एक सिस्टर है। अब जैसे यहाँ पर पिंक ये बात सुनता है उसे अपने पास की कुछ मेमोरीज याद आती है, जिस टाइम पर वो बच्चा था और किंग ने उससे कहा था कि तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, ह्यूमन ने तुम्हें सेलेक्ट किया है, तुमने 5 साल की उम्र में अपने 5 मेरिडियन को अवेकन कर लिया है, तो क्यों ना तुम मेरे सन इन लॉ बन जाओ, और जैसे ही तुम्हारी एज आएगी तो चिंग से तुम्हारी शादी कर ली जाएगी। पिंक तो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कितने साल हो गए हैं इस सब को बीते हुए। और इसी टाइम पर भी यहाँ पर प्रिंसेस चिंग प्रिंसेस यी से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम तो यहाँ पर कोर्ट यार्ड में आराम कर रही हो और तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही है, अच्छी बात नहीं है। तुम अपने रॉयल फैमिली को इस तरह से शो करोगी, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जबकि इसी टाइम पर यहाँ पर मौजूद ये दूसरा बंदा पिंक की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कोर्ट यार्ड में आने की। तो जो बंदा भी यहाँ पर इस कोर्ट यार्ड में आता है तो उसके टांगों को तोड़ दिया जाता है। तो मतलब यह है कि तुम्हारे टांगे तोड़ने का टाइम आ चुका है। जिस पर तो पिंक उससे कहता है कि मैं तो टियान दाओयान में हूँ और मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन टैलेंटेड लोगों के अलावा कुछ और लोग भी होते हैं, तो क्यों ना हम फाइट करें। और इसी टाइम पर इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई थी और पिंक ने बहुत इजीली उस दूसरे बंदे को हरा दिया था। जिस पर तो ये दूसरा बंदा उससे कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, जिस पर तो अब पिंक उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना भी नहीं है। और इसी टाइम पर ये बंदा उससे कहता है कि मेरा नाम वांग यू है और मैं चिंगाई के एम्पायर के ग्रेट जनरल का बेटा हूँ। ये बात सुनकर तो पिंक अब उससे कहता है कि मैंने जितना सुना है टियान दाओयान स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जाती है और कोई भी अपनी पावर को शो नहीं करता। तो मेरा तो तुम्हारे साथ कुछ काम था ही नहीं, तुम ही थे जिसने मुझे रोका था, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसी के साथ वो यहाँ से जाने लग गया था। जबकि इसी टाइम पर हमें प्रिंसेस चिंग को दिखाते हैं जो कि उसको रोकते हुए उससे कहता है कि तुम आखिरकार हो कौन। जिस पर पिंग उसे आंसर करता है कि मेरा नाम किन पिंग है और मैं याओ याओ सेक्ट से हूँ। और इसी टाइम पर हमें तो प्रिंसेस यी को दिखाते हैं। वो ये सब देखते हुए तो पिंग से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।